नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ऐसा मालूम पड़ता है कि भाजपा का दांव बहुत भारी पड़ गया है, इसीलिए विपक्ष में खड़बड़ी मच गई है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया जो इस तरह की बातें हो रही हैं, तो असल में हम लोग उस पर आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि किस दांव की बात हो रही है और ऐसा क्या है जो ये कहा जा रहा है कि विपक्ष में हड़बड़ी मच गई है। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव आसन्न है और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 15 जून को एक बैठक होती है और उस बैठक से पहले शरद पवार के नाम की चर्चा होती है और वहां जो है शरद पवार को उम्मीदवार बनाने की बात भी होती है, लेकिन शरद पवार उससे इनकार कर देते हैं और उनका इनकार करना लोगों में कौतूहल पैदा कर देता है कि साहब, जिस चीज को लेकर साल 6 महीने से बात चल रही थी कि नहीं ये होंगे और ये होंगे तो विपक्ष एकजुट हो जाएगा और एनडीए के उम्मीदवार को पटखनी दे देगा, तो सवाल यह है कि आखिर में क्या वजह रही कि उन्होंने मना कर दिया। जबकि जो गणित है आंकड़ों का, अगर उसको देखा जाए तो उसमें भी विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर भारी पड़ रहा है। विपक्ष के पास 51.1% वोट है और सत्ता पक्ष के पास 48.9 शायद वोट है। तो इस स्थिति में भी, बहुमत की स्थिति में विपक्ष है, तो आंकड़े भी ये बताते हैं कि अगर शरद पवार उम्मीदवार बनते तो संभवतः विपक्ष की वो दावेदारी जो है बड़ी मजबूत होती, लेकिन फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया। अब उस इनकार की वजह ऐसा मालूम पड़ता है कि 2-3 नाम जो बहुत चर्चा में है उसके कारण है। हालांकि ये सब कह रहे हैं कि, और ये अगर भाजपा का इतिहास देखिए तो भाजपा किसे उम्मीदवार बनाएगी या क्या निर्णय लेगी वो हमेशा चौंकाती है, लेकिन इस बार जो 2-3 नाम चल रहे हैं उन नामों को देखकर लगता है कि उसकी वजह से जो कुछ दल हैं जो लग रहा है कि वो भाजपा के साथ जाएंगे। और बड़ी चीज यह है कि वो जो नाम है वो नाम सियासी समीकरण बिगाड़ देगा अगर उसके विपक्ष में विपक्ष जाता है तो। और खासकर अगर हम शरद पवार की बात करें तो वो तो दूर की राजनीति देखते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर में वो नाम कौन है जो चर्चा में है। एक तो ये बात, तो उसमें जो 3 नाम चर्चा में है उसमें देखिए आरिफ मोहम्मद खान का नाम खूब चर्चा में चल रहा है और उसके बाद में जो तेलंगाना की गवर्नर है उनका भी नाम बहुत चर्चा में चल रहा है। और तीसरा नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये 3 नाम बहुत चर्चा में है। विपक्ष की तरफ से जो नाम रखे जा रहे हैं उन नामों में एक नाम का तो हमने आपको बताया कि उन्होंने इनकार कर दिया। फारूक अब्दुल्ला का नाम बहुत आ रहा है और कहा जा रहा है कि टीएमसी जो है यशवंत सिन्हा के नाम को भी आगे बढ़ाएंगे। यशवंत सिन्हा के नाम पर कितनी सहमति बनेगी मालूम नहीं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला का नाम या कांग्रेस की तरफ से एक ये भी चर्चा एक धड़क कर रहा है कि साहब जो G23 के अगुआ रहे गुलाम नबी आजाद, उनका भी नाम हो सकता है। ये इन तमाम नामों के बीच जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं जो भाजपा लेकर आ रही है, उसमें हम अगर तेलंगाना के गवर्नर की बात करें और उस नाम के साथ भाजपा की दक्षिण की राजनीति को जोड़कर देखें तो यह लगता है कि वो नाम बड़ा मुफीद जान पड़ता है। उसमें 2-3 बातें हैं जो हम आपको विस्तार से बताते हैं और हमको क्यों लगता है कि उसमें वो रेस में सबसे आगे दिखाई देती हैं। और अगर आरिफ मोहम्मद खान की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान भी मतलब चूंकि यहां चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का होना है, तो इस लिहाज से हमको नहीं लगता कि आरिफ मोहम्मद खान का नाम खारिज किया जाना चाहिए। वह इसलिए भी चूंकि एक जो कंट्रोवर्सी हुई और उस कंट्रोवर्सी के बाद जो एक अंतर्राष्ट्रीय छवि बनी और जिसको लेकर बहुत कॉन्शियस है भाजपा और खास तौर से उनकी सरकार, तो इस लिहाज से भी उस नाम को आप एकदम रिजेक्ट कर दीजिए तो मुझे नहीं लगता। और अगर विपक्ष को इस तरह का दांव चलता है तो उस लिहाज से भी वो नाम आगे किया जा सकता है। लेकिन हम तेलंगाना के गवर्नर पर आते हैं, वो तमिलनाडु से है। एक चीज तो ये हुआ, दूसरा जनजातीय समाज से आती है, तीसरा महिला है। ये 3 बातें तमिलनाडु में जो
लोकल बॉडी के चुनाव हुए थे उसमें भाजपा को 4% क्या 5% के आसपास वोट मिले थे। तमिलनाडु की राजनीति एम करुणानिधि और जयललिता के बाद अब बदल चुकी है। 20 साल बाद 5 से 7 सीटें जो है वो पाती है भाजपा तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु की स्थिति है और तमिलनाडु से ही तेलंगाना की गवर्नर आती हैं और तमिलनाडु में जिस तरह का एक आप समझिए कि भाजपा को लेकर एक माहौल है उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उसको निगेट करने के लिए वहां द्रविड़ आइडेंटिटी की बात फिर से शुरू कर दी है। एमके स्टालिन ने वो द्रविड़ आइडेंटिटी जिसके नाम पर वहां पर 2 दल बनते हैं और ये दोनों दल जो है ये दावा करते हैं कि साहब हम लोग कल्याणकारी राज्य की तरफ बढ़ेंगे। कितना बढ़े नहीं बढ़े इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन एक चीज जो हुआ वो ये कि द्रविड़ मूवमेंट से खड़ी पार्टियां जो हैं वो आकंठ परिवारवाद में डूब गई, वंशवाद में डूब गई। उसका हासिल ये हुआ और जो काबिल लोग रहे वो हाशिए पर चले गए और एक जो जिस नारे के साथ आए थे कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ यह आंदोलन हुआ, तो असल में जिस वाद के खिलाफ आंदोलन हुआ और जिसके लिए आंदोलन हुआ वो कितने लाभान्वित हुए। इन तमाम चीजों ने इन पार्टियों के जनाधार को हिलाया है। और ये जो होता था ना कि भाई एलियन है कम से कम भाजपा और कांग्रेस भी रही, उसकी एक बड़ी वजह यह रही कि भाजपा को तो ब्राह्मणवाद के प्रतीक से जोड़ दिया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी के बाद से जिस तरह से भाजपा का रूपांतरण हुआ और आप तमिलनाडु में देखिए तो तमिलनाडु में भाजपा जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग के जरिए वो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के पैटर्न पे चल रही है, उसने तमिलनाडु ही नहीं पूरे दक्षिण की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। अगर कर्नाटक को अपवाद माना जाए तो चूंकि कर्नाटक में भाजपा का अपना मजबूत आधार है, ऐसी स्थिति में वो ये चाहेगी, भाजपा ये चाहेगी कि उसकी स्थिति दक्षिण में मजबूत हो, न सिर्फ अभी के लिए बल्कि बाद के दिनों में भी। और खास तौर से अगर हम 24 के लिहाज से देखें तो यार उसके बाद के दिनों में देखें तो चूंकि वही दक्षिण का इलाका है जहां अभी भी 100 से ज्यादा सीटें आती हैं और वहां भाजपा की कर्नाटक के अलावा कोई खास प्रेजेंस नहीं है। तो इसलिए भी लगता है कि जो तेलंगाना की गवर्नर हैं वो रेस में बड़ी मजबूत उम्मीदवार है। और दूसरी बात वो महिला है और तीसरी बात वो जिस समाज से आती हैं जनजातीय समाज, अभी तक भारत में कोई भी उस समाज का प्रथम नागरिक नहीं बना है। तो ये जो पहला वाला मसला है कि साहब पहला, ये भाजपा की अपनी अगर आप उसकी पूरी पॉलिटिक्स देखिए, हम पूरी नहीं, हम इधर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद की बात कर रहे हैं, इनकी पद्धति देखिए तो ये पहला वाला जो मसला है ये बड़ा प्रोमिनेंट दिखाई देता है। तो इस स्थिति में भी ये बड़ी मजबूत जो है दावेदार नजर आती हैं। और फिर अगर आप जनजातीय समाज के लिहाज से देखें तो विपक्ष में जैसे टीआरएस जो है वो उस बैठक में नहीं गए, जिसके कई कारण बताए गए, वो कारण ठीक है। लेकिन अगर तेलंगाना की गवर्नर को दावेदार बनाया जाता है, उम्मीदवार बनाया जाता है तो टीआरएस भी उसमें समर्थन करेगी। फिर जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक, इनको माना जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं अभी पिछले दिनों, तो इसलिए भाजपा के पक्ष में हैं। लेकिन अगर वो दावेदार बनती हैं तो उनकी उम्मीदवारी की का समर्थन जो है सिर्फ यही 2 दल नहीं, दक्षिण में अगर हम जैसे टीआरएस को बता रहे हैं टीआरएस जा सकती है अगर उनका नाम आता है, ये 2 लोग साथ में हाई हैं, चूंकि तमिलनाडु से हैं तो एआईडीएमके और डीएमके भी समर्थन में जा सकती है। एआईडीएमके चलिए वो जाएगी अगर एनडीए का हिस्सा है तो, लेकिन डीएमके भी जा सकती है, ये बड़ी बात है। इसलिए हमको लगता है कि शरद पवार इस बात को समझ रहे थे और वो जान रहे थे कि भाजपा इस तरीके का कोई दांव खेलेगी और इस दांव से जो है वो रेस में आगे निकल जाएगी और उनके जो उम्मीदवार हैं वो जीत जाएंगे। इस वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने नाम वापस लिया। और जो लोग भी जान रहे हैं, अभी हमने नीरजा चौधरी का पढ़ा आर्टिकल, उन्होंने बड़ा अच्छा पीस लिखा हुआ है, मुझे लगता है संभवतः इंडियन एक्सप्रेस में है।
उसमें वो इस बात की चर्चा करते हैं कि असल में उन्होंने नाम इसीलिए वापस लिया चूंकि वो जान रहे हैं कि एनडीए का जो उम्मीदवार होगा वो जीतेगा, चूंकि नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी ये जो है ये भाजपा के पक्ष में वोट करते रहे हैं पिछले कई सालों से। इस बात को उन्होंने रेखांकित किया है। लेकिन जिस नाम की हम चर्चा कर रहे हैं वो नाम आगे आने के बाद डीएमके भी जा सकती है एनडीए के साथ, डीआ और टीआरएस भी जा सकती है, और इवन यहां तक कि जिस नीतीश कुमार को लेकर असमंजस की स्थिति में भाजपा है वो भी जा सकते हैं इस उम्मीदवार के नाम पर। इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सशक्त उम्मीदवार और इनकी दावेदारी है। बाकी और दो जो नाम है, अगर हम द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो वो भी कम मजबूत दावेदार नहीं है, लेकिन ये जो दक्षिण वाला एंगल है इसलिए मुझे लगता है कि इनका पलड़ा ज्यादा भारी है। और आरिफ मोहम्मद खान की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान को लेकर भाजपा कितनी गंभीर है ये मुझे लगता है कि अगर सियासी गुड़ा भाग के लिहाज से देखा जाए तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो राष्ट्रपति पद के दावेदार होंगे। राष्ट्रपति पद का दावेदार तो मुझे लगता है इन दो लोगों में से कोई एक हो सकता है। हां, उपराष्ट्रपति पद के लिए हो सकता है कि इनकी दावेदारी हो। और ये जो तमाम चीजें आई इसकी वजह से ये आप ये समझिए कि विपक्ष पिछड़ गया इस मामले में। देखिए, तेलंगाना की गवर्नर का नाम आने के बाद या द्रौपदी मुर्मू का नाम आने के बाद मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस भी वहां विरोध कर पाएगी। और देखिए, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा लगातार लोगों से, पूरे समूचे विपक्ष से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि वो ये नहीं कर रहे कि कौन सा नाम है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये जो बातचीत हो रही है, अगर ये दोनों में से कोई नाम होते हैं तो संभवतः सर्वसहमति वाला मसला बन जाए। ये भी एक हो सकता है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह की तस्वीर उभर कर आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।